नमस्कार, मैं सुलेखा पांडे। आप सभी को 74वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं लोकसभा के लोकप्रिय गणेश सिंह सांसद जी से। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी, शुरुआत करेंगे आपके अब तक के सफर से। जिस तरीके से सर आपको 3 बार सरकारी नौकरी में सिलेक्ट होने के बाद उसे छोड़कर सत्ता में 4 बार जीत हासिल करने की जर्नी कैसी रही? देखिए, ये तो सब छात्र राजनीति से ही रास्ता तय हुआ था और उस समय पर ये मन में आया कि समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना है और इसीलिए पढ़ाई करते करते छात्र राजनीति में आ गए। छात्र राजनीति से सक्रिय समाज सेवा में आ गए और वो क्रम चलते चलते जिला पंचायत में आए तो 2 बार जिला पंचायत में रहे। फिर उसी समय पर लोकसभा का टिकट मिला तो 2004 में लोकसभा आए। लोकसभा के बाद लगातार 2019 लोकसभा चुनाव पर 4 बार ये सफल था। ये पूरे जिले में, इस जिले के विकास के लिए, इस जिले में जो पीड़ित शोषित कमजोर लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए और इस जिले का चौमुखी विकास हो, इस उद्देश्य को लेकर के निकले थे और उसी दिशा में काम करते करते आज इस मुकाम पर पहुंचे। जमीन से जुड़े नेताओं की बात की जाए तो उस लिस्ट में आपका भी नाम आता है। क्या यही मंत्र है लगातार जीत हासिल करने की? देखिए, जब तक लोगों से सीधा संपर्क नहीं होगा, जब तक क्षेत्र के एक एक गतिविधियों की जानकारी नहीं होगी, तब तक कोई भी व्यक्ति लगातार सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में पूरी ईमानदारी के साथ काम करना, लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझना, जिस जिम्मेदारी के लिए जनता चुनती है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए क्षेत्र का विकास, व्यक्तिगत मदद, सार्वजनिक मदद और जिले का विकास, ये सब काम अगर नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति लगातार विश्वास व्यक्त नहीं करता। इसलिए इन सब कामों को हमने बखूबी किया है। हमारा पिछड़ा हुआ जिला था, आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारा जिला पिछड़ा हुआ नहीं है। हम विकसित जिले में आ चुके हैं। हमारे यहाँ सिंचाई का साधन नहीं था, आज बहुत बड़े एरिया में हम महासागर का सिंचाई का पानी दे रहे हैं। हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, 500 आबादी तक के सारे गाँव को हमने पक्की सड़क से जोड़ दिया और हमारे यहाँ था। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारा जिला पिछड़ा हुआ नहीं है। हम विकसित जिले में आ चुके हैं। हमारे यहाँ सिंचाई का साधन नहीं था, आज बहुत बड़े एरिया में हम महासागर का सिंचाई का पानी दे रहे हैं। हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, 500 आबादी तक के सारे गाँव को हमने पक्की सड़क से जोड़ दिया और हमारे शहर में विकास के लिए हमने स्मार्ट सिटी लेके आए। हमने मेडिकल के लिए मेडिकल कॉलेज लेके आए। हम राष्ट्रीय राजमार्गों में बहुत काम किए हैं। इसी तरह से हमने रेलवे के विकास में काफ़ी कुछ काम किया है। अभी हमारा जो अगला कदम है वो है हम घर घर में शुद्ध पेयजल पहुँचाने वाले हैं। 5 विकास खंडों में हमारा ये काम स्टार्ट हो चुका है। 3 विकास खंड और शहरी क्षेत्रों में शेष बचा, उसका भी प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है। हम 2024 के पहले अपने जिले के प्रत्येक घरों को हम शुद्ध पेयजल पहुँचा करके देंगे। इसी तरह से बरगी का सिंचाई का पानी अभी हमारा नहीं आता रहा, उस काम को भी हम करने वाले हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। उसको भी जल्दी से जल्दी सिंचाई का पानी बरगी का लाके देंगे। मैं मानता हूँ कि जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, विद्युत की आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, सड़क बनाने के क्षेत्र में जितना काम संभव था उन सारे कामों को हमने एक एक करके पूरा करने की कोशिश किया है और जितनी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने वाली योजनाएं, उन सबको 100% लोगों तक पहुँचाने का प्रयास रहा है और मुझे खुशी है कि सतना जिले में हम काफ़ी इसमें सफल हुए हैं व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ दिलाने में और आने वाले समय में हमारे लिए वो एक बड़ी चुनौती और है कि 100% लोगों को हम सरकार की योजनाओं के साथ जोड़े, इस दिशा में काम करें। मेरा सवाल सर आपसे ये भी है कि आप हमेशा अपने भाषाओं और सुर्खियों, आप अपने भाषाओं और बयानों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। आज आपको वो बयान याद आता है जिसमें आपने कहा था कि संस्कृत बोलने से डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल से दूर रहेंगे, उसके बारे में कैसा? देखिए, संस्कृति हमारी देव भाषा है। संस्कृत भाषा से सारी भाषाओं का जन्म हुआ है
आप संस्कृत के जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उनके श्लोक पढ़िए। और उनके श्लोक पढ़ने का अगर दैनिक अगर आपका काम है, तो मैं मानता हूँ कि शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो स्थूल ले सकता है। वो सब एक्टिव हो जाएंगे। लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं मस्तिष्क में, उनको चलाने के लिए आपको कुछ न कुछ तो इस तरह के काम करने पड़ेंगे। जैसे जब हम संस्कृति का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो स्वर है वो स्वर एकदम सीधा रहता है। नहीं तो आमतौर पर आप खुद अपना अनुभव करिए कि अगर आप कभी आपका तो स्वर बाएं होता है तो कभी दाएं होता है, लेकिन अगर योग करेंगे, साधना करेंगे और संस्कृति के मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो कभी भी आपका स्वर बदल नहीं सकता। और वो मस्तिष्क के सारी कोशिकाओं को चलाता है। जब मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं चलेंगी तो स्वाभाविक है हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी और हम स्वस्थ होंगे। योग इसी का साधन है। आप अकेले ओम का अगर जाप करें तो ओम जब जाप करेंगे तो एक ऐसा समय आपके सामने आएगा, ऐसा वक्त आ जाएगा जब आप बिल्कुल उड़ते नजर आएंगे। आप बिल्कुल एक मन से एक करके उसको करेंगे। जब आप एकाग्रचित हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे हम उड़ रहे हैं और वो हमारे शरीर को एकदम पूरा स्वस्थ कर रहा है। तो इन सब चीजों का वैज्ञानिक प्रयोग है और वैज्ञानिक इनके रिजल्ट हैं। और मैं जब पार्लियामेंट में इसको भाषण कर रहा था तो मैंने गूगल से निकाला था। तो गूगल तो पूरी दुनिया की जानकारी रखता है और गूगल ने मुझे बताया था और फिर उसका मैंने अध्ययन भी किया तो मुझे लगा कि बात सही है। काफी सुर्खियां बनाए सर। और सुर्खियां रहे नहीं रहे, लेकिन वास्तविकता तो है। जी बिल्कुल। उस वास्तविकता को मानना चाहिए। कोरोना में भारी जनसंख्या में जो मजदूर अपने घर को वापस आए हैं उनके लिए रोजगार के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? आज प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रदेश के नागरिकों को संदेश देते समय पर इस बात को कहा है कि जो हमारे यहाँ के श्रमिक बाहर गए थे और अपने घरों में लौटे हैं उन सबका पंजीयन कराया गया है। और वो ये योजना के चलते उनको अलग अलग जिस तरह से काम वहाँ करते थे उसी तरह का काम उनको हम यहाँ उपलब्ध कराएं। हमारे जिले में पंजीयन हुआ है। पंजीयन में उनके वर्क ऑफ नेचर का हम अध्ययन करें, उसी आधार पर अब उनको हम रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के कारण क्योंकि बड़े कार्यक्रम हो नहीं पा रहे हैं, नहीं तो हमारी जिला कलेक्टर महोदय से बातचीत हुई थी राज्य सरकार के आदेशानुसार कि हम यहाँ पर रोजगार मेला लगाएंगे। रोजगार मेला लगा करके उनके नेचर के काम के करने वाले जो लोग हैं यहाँ, जो संस्थाएं हैं, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कोई, उनको बुला करके उनको रोजगार मुहैया उपलब्ध कराएंगे। एक दूसरा, जो लोग वहाँ थोड़ा मोटा धंधा करते थे, कोई ठेला चलाता था, कोई छोटी सब्जी की दुकान चलाता था, कोई फुलके बेचता था, कुछ करता था, उनके लिए एक योजना है। 10,000 रुपए हम उनको सस्ते ब्याज दर पर हम लोन दे रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 8 लाख से ज्यादा ऐसे जो प्रवासी आए उनको लोन मिल चुका अभी तक, 8 लाख लोगों। और उसमें से हम 10,000 रुपयों को दे करके 7% ब्याज का खर्चा उठा रही है भारत सरकार। बाकी का जो ब्याज का खर्चा महाराष्ट्र सरकार उठा रही है और उनको हम फिर से उनका रोजगार खुला हो जाए, उनको पैसा दे रहे हैं। तो वो काम हमने किया है। जी सर, और मेरा सवाल ये है आपसे, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि स्मार्ट सिटी को लेके, स्मार्ट सिटी का तो चयन सत्ता में हुआ ही है, लेकिन उसके साथ ही बहुत पीछे दिखाई देती। कितना काम अभी आमतौर से हुआ है, अभी कितना बाकी है? स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा जरूर डिले हुआ था और उसका कारण ये हुआ कि स्मार्ट सिटी का जो एक ब्लूप्रिंट बनना था वो देरी से बना और अब उसका ब्लूप्रिंट आ गया है। अब स्मार्ट सिटी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो जो पुराना शहर है उस शहर के रेनोवेशन का सुविधाओं के मामले में, दूसरा हमने एक नया क्षेत्र जो चुना है वहां पर एक नया डेवलपमेंट होगा। अब इसमें जो काम हुआ है वो काम अब धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगा है। हमारा एक कंट्रोल रूम बन गया, उस कंट्रोल रूम के माध्यम से हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, उस कंट्रोल रूम के माध्यम से LED लाइट देख रहे हैं, उस कंट्रोल रूम के माध्यम से निर्माण कामों को हम देख रहे हैं और जो निर्माण कामों के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं उनका काम ठीक से शुरू हो। बारिश के बाद मुझे लगता है उसमें स्पीड आएगी और अभी तक जो लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए खर्च हो पाया है और आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट गए हुए हैं सेंटर के लिए उन प्रोजेक्टों की स्वीकृति हो जाएगी, स्मार्ट सिटी अपने स्वरूप में आ जाएगी। और स्वाभाविक है जब कोई बड़ा काम होता है समय तो लेते हैं, समय लगता ही है और आने वाले समय में शहर का तस्वीर बदलेगा। आज आप देखिए
कभी जब रीवा तरफ से 17 आते थे तो कितना खराब सड़क था, आज बहुत अच्छा बन गया। जब हम पन्ना की तरफ से जब 17 आते थे वो बहुत खराब सड़क, अच्छा बन गया। हमारे चारों तरफ से आने वाली सड़कें जो शहर के जुड़ती हैं उन सारी सड़कों में अच्छा काम हुआ है। जो और जहां काम नहीं होता उन काम को और मजबूती के साथ करने वाले हैं। और फ्लाईओवर का भी काम हमारा लगभग हमने उनको अक्टूबर महीने लास्ट समय दिया था। फ्लाईओवर हमारा अक्टूबर लास्ट तक बन जाएगा। हम इसी तरह से रीवा सतना बाईपास जो हमारा है उनको हमने दिसंबर तक का समय दिया है और दिसंबर तक मुझे लगता है वो भी पूरा कर देंगे। तो जब ये सारी चीजें हमारी एक शकल पे आ जाएंगी, बन करके तैयार हो जाएंगी, तो अपने आप शहर का नक्शा और जिले का नक्शा बदला होगा। सर एक सवाल मेरे तरफ से आपके लिए कि लगातार जीत हासिल करने के बाद सीधे पूछे तो केंद्र मंत्री की बनने की चाह, ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है। ये उनको तय करना है कि उनको क्या जिम्मेवारी देना है। जो भी जिम्मेवारी वो मुझे देते हैं उसको मैं पूरी मुक्ति भी पूरा करता हूँ। भविष्य में जो भी कोई जिम्मेवारी मिलेगी उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। जी धन्यवाद सर।